नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई परीक्षाओं में इसमें लिखित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, या कई सारे जो डिग्री क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में करीब 600 वर्षों यानी कि 2300 से 1750 तक चलती रही। 1750 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगते हैं। इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक नष्ट हो चुके थे। दोनों केंद्रों में नगर निर्माण व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। भवनों का निर्माण बिना किसी योजना के हो रहा था। पुराने भवन खंडर बन चुके थे। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नए के मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार आरंभ हो गया था। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि उन्नत हड़प्पा सभ्यता अब पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी। इसका नागरिक स्वरूप नष्ट हो चुका था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य अनेक हड़प्पाकालीन स्थलों से जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह आभास मिलता है कि यह सभ्यता पतनोन्मुखी स्वरूप में कुछ और अधिक दिनों तक बनी रही, परंतु इसकी विशिष्टता तथा इसकी प्राचीन गरिमा नष्ट हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारण सुझाए गए हैं। इन कारणों में प्रमुख है विदेशी आक्रमण, सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन, भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारण, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन इत्यादि। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मात्र किसी एक कारण के परिणाम स्वरूप इतनी विकसित सभ्यता का अंत अथवा पतन नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक कारण समान रूप से समस्त सभ्यता के अंत के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि विभिन्न हड़प्पा नगरों के पतन में भिन्न भिन्न कारणों का योगदान रहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, जिसमें पहला है आपका विदेशी आक्रमण। अनेक विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाहरी आक्रमण के कारण हुआ। गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट इत्यादि अनेक पाश्चात्य विद्वानों की धारणा थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। इस तर्क का आधार साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य है। भीलर महोदय का मानना है कि ऋग्वेद में इंद्र यानी पुरंदर द्वारा नष्ट किए गए अनाड़ियों के अनेक घेराबंद दुर्गों अथवा पुरों का जो उल्लेख मिलता है वह मुख्यतः वस्तुतः हड़प्पा के नगर ही थे। ऋग्वेद में इंद्र से प्रार्थना की जाती है कि वे आर्यों के शत्रुओं के दुर्गों को नष्ट कर दे। इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनेक पुरों के नाम मिलते हैं, जिससे हरिप्रिय, वैशालाथानक, महावैलास्यथ इत्यादि। इनमें हरिप्रिय की पहचान सामान्यतः हड़प्पा के से विद्वानों ने की है। आर्यों के आक्रमण की धारणा की पुष्टि के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का उल्लेख किया जाता है। यहाँ करीब 38 नरकंकाल उत्खननों के दौरान मिले थे। इनमें स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के कंकाल है। कुछ कंकालों पर पहने अस्त्र के घाव के निशान दिखाई देते हैं। कुछ कंकाल गहने पहने हुए थे। ये नरकंकाल कुछ तो समूहों में मिले हैं तो कुछ इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, कुछ सीढ़ियों पर तो कुछ कमरों में और कुछ मकान के बाहर पाए गए हैं। सबों को ढकने तक का प्रयास नहीं किया गया था, उन्हें खुला ही छोड़ दिया गया था। इन नरकंकालों की प्राप्ति के आधार पर व्हीलर का सुझाव है कि किसी बड़े आक्रमण में ये लोग मारे गए एवं नरसंहार के बाद बस्ती उजड़ गई तथा लोगों को शव विसर्जन करने अथवा गहने लेने का भी समय नहीं मिला। सारे प्रमाण इंगित करते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास मोहनजोदड़ो पर अचानक आक्रमण हुआ, जिससे नगर नष्ट हो गए। इन आक्रमणकारियों को ऋग्वेद के आधार पर आर्य माना गया है। इस संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण यह भी है कि हिक्सस आक्रमण के बाद इसी समय ईरान में आर्यों का पदार्पण हुआ। ईरान में
बढ़ते हुए आर्य भारत आए और सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, जहां उनका सिंधुवासियों से संघर्ष हुआ। घोड़े और रथ के व्यवहार द्वारा वे सिंधु सभ्यता वालों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सके तथा उनके दुर्गों को नष्ट कर दिया। उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता में नए लोगों के आक्रमण का प्रमाण नए प्रकार के मिट्टी के बर्तनों एवं हथियारों से भी मिलता है। इन नए आगंतुकों की पहचान आर्यों से की गई है। अनेक आधुनिक विद्वान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। प्रोफेसर रामशरण शर्मा का मानना है कि नए आक्रमणकारी इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए थे कि वह सिंधु घाटी की उन्नत और विकसित सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इनके साथ साथ यह तथ्य भी विचारणीय है कि सिंधु निवासियों तथा आर्यों के बीच किसी बड़े संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद, जिसकी तिथि ही अनिश्चित है, उसके विवरण पर अनावश्यक बल दिया गया है। जॉर्ज डेल्स के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित आर्य आक्रमण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के पूर्वावशेष उपलब्ध नहीं हैं। अग्नि से क्षतिग्रस्त दुर्ग, विशाल संख्या में वनाग्र, कवच, ध्वस्त रथों के अवशेष और बड़ी संख्या में विजितों और विजेताओं के शव नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या फेयर सर्विस के अनुसार 41,250 थी। इनमें से मात्र 38 नरकंकाल ऊपरी स्तर से प्राप्त हुए। इनके आधार पर किसी बड़े नरसंहार की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी नरकंकालों पर हथियार के आघात के चिन्ह भी नहीं मिलते। प्राप्त सभी नरकंकाल किसी एक ही काल के नहीं हैं। यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि प्राप्त नरकंकाल वैसे लोगों के हैं जिनकी मृत्यु प्लेग जैसी महामारी के दौरान भागने में असमर्थ होने से हुई अथवा आंतरिक अशांति और आपसी संघर्ष के कारण हुई हो। यह भी संभव है कि यह हत्या पर्वतीय प्रदेशों के लुटेरे द्वारा की गई हो, जो समय समय पर पतनोन्मुखी हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करते रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। ज्ञात तिथियों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1750 ईसा पूर्व और ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के मध्य एक लंबा अंतराल है। यह संभव है कि निकटवर्ती क्षेत्रों के लुटेरों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के नगरों पर आक्रमण किया जाता रहा हो, लेकिन इससे पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अन्य कारण उत्तरदायी थे। हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने का श्रेय आर्यों को देना उचित नहीं है। प्राकृतिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक विद्वानों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे बड़े पैमाने पर आग लगना, भयंकर महामारी, बाढ़ के प्रकोप, नदियों की जलधाराओं में परिवर्तन, विवर्तनिक हलचलों, आर्द्रता का ह्रास और भूमि की शुष्कता का विस्तार, जंगलों का नष्ट होना इत्यादि ऐसे कारण थे जिनका सिंधु सभ्यता के अस्तित्व पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मानवीय प्रयासों ने भी प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रभावित किया। फलतः हड़प्पा सभ्यता अपना मूल स्वरूप और आर्थिक आधार खो बैठी। इन परिस्थितियों में इस नागरी सभ्यता का बने रहना असंभव था। प्राकृतिक कारणों जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया, उनमें निम्नलिखित कारण प्रमुख थे, जिसे हम बड़े से देख सकते हैं। पहला है बाढ़ का प्रकोप। सिंधु सभ्यता के विनाश में नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सभ्यता के केंद्र नदियों के किनारे बसे हुए थे, अतः वार्षिक बाढ़ से सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भवनों का धरातल बराबर ऊंचा किया जाता था, जैसा कि मोहनजोदड़ो में, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। यह सत्य है कि सिंधु एवं अन्य नदियों कि वार्षिक बाढ़ से नगर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हों, परंतु बार बार आने वाली बाढ़ से सामान्य जीवन और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर अवश्य पड़ा होगा। इन परिस्थिति में अनेक लोग नगरों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता
के अनेक नगरों में बाढ़ आने का पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल के उत्खननों से बालू के सतह मिले हैं जो इन स्थानों पर बाढ़ के प्रकोप की पुष्टि करते हैं। बाढ़ के कारण खेती नष्ट हो जाती है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है और लोगों को बाध्य होकर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। मैके और राव के अनुसार चनहुदरो और लोथल के नष्ट होने का प्रमुख कारण बाढ़ ही था। राव के अनुसार सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता के लोग घग्गर घाटी और सतलज की ओर गए। उनके अनुसार रोपड़ और सतलज के निकट की कुछ अन्य बस्तियों की स्थापना इन्हीं विस्थापितों ने की थी। जलधारा में परिवर्तन। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन में जलधारा के परिवर्तन का भी योगदान था। यह एक प्राकृतिक नियम है कि नदियों की जलधारा में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक वैसे नगर जो आरंभ में नदियों के किनारे बसे हुए थे, बाद में नदी से दूर हो गए। परिणाम स्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ा। वैसे नगर अपना आर्थिक महत्व खोने लगे। सिंधु नदी के मार्ग बदलने के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। एम.एस. वत्स का तो यहाँ तक मानना है कि रावी नदी की धारा में परिवर्तन ही हड़प्पा के पतन का प्रमुख कारण है। यह ध्यान देने योग्य है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित था, परंतु आज यह नदी हड़प्पा से करीब 6 मील दूर है। डेल्स महोदय ने सुझाव दिया है कि घग्गर क्षेत्र में नदी की धारा में परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र की अनेक बस्तियां उजड़ गई। कालीबंगा के पतन के लिए भी नदियों के मार्ग परिवर्तन को उत्तरदायी माना गया है। नदियों के मार्ग परिवर्तन से यातायात और व्यापार तथा नगरों की समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसी प्रकार पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि सूतकांगेडोर, सूतकाकोई और बालाकोट जो पहले मकरान के समुद्र तट पर स्थित थे और जलमार्ग द्वारा व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, आज समुद्र से काफ़ी दूर हो गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सैंधव सभ्यता के काल में जलधारा में लगातार परिवर्तन हुए, जिन्होंने नगरों की समृद्धि पर बुरा प्रभाव डाला। अगला है बड़े पैमाने पर जल प्लावन। अनेक विद्वानों की मानता है कि बाढ़ और जलधारा में परिवर्तन के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के नगरों के विनाश के लिए बड़े स्तर पर जल प्लावन भी उत्तरदायी था। ऐसा भूमिगत जल स्तर के ऊंचा होने और विवर्तनिक हलचलों के कारण हुआ। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से नदी तल और इर्द गिर्द का मैदानी क्षेत्र ऊंचा उठता गया, जिससे जल प्लावन अथवा बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसी प्रक्रिया द्वारा समुद्र तट का स्तर भी ऊंचा उठा। हवा द्वारा लाई गई रेत के जमाव से भी जल स्तर के ऊंचा उठने में मदद मिली। ऐसी स्थिति में बड़े क्षेत्र में जल का फैलाव हो गया। यह जल अस्थायी रूप से ठहर गया। मोहनजोदड़ो, आमरी एवं अन्य स्थलों से बाढ़ की सतह के अतिरिक्त रुके हुए पानी के स्तर के परिणाम स्वरूप बारीक बलुई मिट्टी के स्तर मिले हैं। उत्खननों के आधार पर M.R. सहनी ने यह मत व्यक्त किया है कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ से भिन्न बड़े पैमाने पर जल प्लावन था, जिसमें रहना असंभव हो गया। एक अन्य विद्वान R.L. राइक्स ने मत व्यक्त किया है कि विवर्तनिक हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊंचा उठ गया। इसके साथ ही भूकंप भी आया। इस विवर्तिक परिवर्तनों का केंद्र मोहनजोदड़ो से कुछ दूर सेहवान था, लेकिन इसका प्रभाव मोहनजोदड़ो तक पड़ा। परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का पूर्वी बांध नष्ट हो गया, पानी बहना बंद हो गया। फलतः मोहनजोदड़ो के निकट एक झील बन गई। पानी निकल जाने पर भी जापका कीचड़ और दलदल बना रहा। राइक्स का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में ऐसी स्थिति एक से अधिक बार आई। इसी कारण भवनों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस परिस्थिति का अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि, व्यापार, उद्योग एवं यातायात का विकास ठप पड़ गया। ऐसी स्थिति में सिंधवासियों को बाध्य होकर मोहनजोदड़ो छोड़ना पड़ गया।
अगला है अग्नि का प्रकोप। बड़े पैमाने पर अग्नि के प्रकोप को भी सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। यह अनुमान उत्तरी बलूचिस्तान के कुछ स्थलों जैसे राना गुंडई, नाल, डावरकोट के ऊपरी सतह से राख के परतें पाए जाने पर आधारित है। अग्नि किस कारण लगी यह निश्चित करना संभव नहीं है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह अग्नि आक्रमणकारियों द्वारा लगाई गई होगी। अग्निकांड भूकंप का भी प्रभाव हो सकता है। अग्नि जिस कारण भी लगी हो उसमें नगरों को क्षति अवश्य पहुंची होगी, भले ही वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। साथ ही यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य केंद्रों से अग्निकांड के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अतः अग्नि से अगर नगरों को क्षति पहुंची भी होगी तो उत्तरी बलूचिस्तान क्षेत्र में ही। अग्नि को संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानना कठिन है। अगला है महामारी का प्रकोप। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बड़े पैमाने पर मलेरिया या प्लेग जैसी महामारी का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी में मलेरिया जैसी महामारी फैल गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इसका सभ्यता के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। अनेक पुराविद्वानों ने यह धारणा व्यक्त की है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो सका और लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। गिरते स्वास्थ्य के कारण सिंधु नगरों के निवासी अपनी उन्नत नागरिक सभ्यता को बचाए रखने में असमर्थ है। अगला है भूमि की शुष्कता का बढ़ना। सैंधव सभ्यता के नगरों के पतन का एक प्रमुख कारण सिंधु क्षेत्र की बदलती जलवायु को माना जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि जिस तीव्र गति से नगरों का उदय और विस्तार हुआ, उसके चलते प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए ईंटों को पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल को काट कर लकड़ी एकत्रित की गई। इसी प्रकार मवेशियों विशेषतया बकरियों के लंबे समय तक चरने से वनस्पति नष्ट हुई और हरियाली समाप्त होने लगी। अत्यधिक अनाज उगाने से भूमि की उर्वरता भी कम हुई। इन सभी कारणों से वातावरण में परिवर्तन आया। इसी समय सिंधु क्षेत्र में मानसून हवा के रुख में भी परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप वर्षा कम होने लगी, भूमि की आर्द्रता में कमी आई और शुष्कता बढ़ गई। नदियों के सूखने से भी, जैसे सरस्वती नदी क्षेत्र, भूमि की शुष्कता बढ़ी और रेगिस्तानी प्रभाव बढ़ने लगा। गुरदीप सिंह के अनुसार कालीबंगा तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क अथवा लगभग शुष्क क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से उत्तरदायी था। सिंधु सभ्यता के परिधीय क्षेत्र जैसे गुजरात अथवा हिमालय के तलहटी के क्षेत्रों में इस जलवायु परिवर्तन का असर बहुत कम हुआ। मानवीय कारण, बढ़ती जनसंख्या और साधनों की कमी। हम पहले ही देख चुके हैं कि सैंधव नगरों का उत्थान विकास की प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। समय के साथ साथ नगरों में बसने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। नगरों की आबादी पूर्ण विकसित काल में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। इससे प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ने लगा। एक ओर तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों की कमी हो रही थी। रेवेले नामक विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार प्राकृतिक साधनों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और नगरों का पतन सुनिश्चित हो गया। प्रशासनिक शिथिलता। सैंधव सभ्यता के पतन का एक कारण प्रशासनिक शिथिलता भी थी। व्हीलर महोदय द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खननों से अंतिम प्रकाल के स्तरों में ह्रास के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। मकानों की योजना, उनके आकार प्रकार, दीवारों के निर्माण, चबूतरों के निर्माण में पतन के लक्षण दिखाई देते हैं। भवनों के निर्माण में पुरानी और व्यवहार में लाई गई ईंटों का व्यवहार किया गया था। इसी प्रकार पहले के चित्रित मृत भांडों की जगह पर सादे बर्तन बनने लगे। मोहरों के निर्माण में भी गिरावट दिखाई देती है। अब न तो सेलखड़ी की मोहरें ही मिलती है और न तो मोहरों पर लिपियां, बल्कि सिर्फ ज्यामितीय चित्र ही मिलते हैं। सभी लक्षण पतन की ओर इंगित करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया था, जो नगर निर्माण
और एवं नागरिक जीवन की विशेषताओं को बनाए रख सके। फलतः मोहनजोदड़ो में शहरीपन का स्थान क्रमशः देहातीपन ने ले लिया था। इस प्रकार के पतन के लक्षण मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल, कालीबंगा इत्यादि स्थलों में भी उपलब्ध हैं। आर्थिक कारण, व्यापार में गिरावट। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से आर्थिक कारण उत्तरदायी थे। विभिन्न कारणों से, जिसका उल्लेख पहले किया गया है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी। कृषि उत्पादन में भी कमी आई, उद्योग धंधों और व्यापार में भी गिरावट आई। सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में विदेशी व्यापार में गिरावट के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं। व्यापार में गिरावट का एक प्रमुख कारण यह था कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति अशांत थी। ऐसी स्थिति में इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संपर्क कम होने लगा। सिंधु सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार व्यापार ही था, अतः व्यापार में कमी आने से हड़प्पा की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अगला है रूढ़िवादिता यानी कि स्थिरता। सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक विद्वानों ने रूढ़िवादिता, विशेषतया आर्थिक स्थिरता को उत्तरदायी माना है। लगभग 600 वर्षों के काल के दौरान भी सभ्यता के में परिवर्तन के चिन्ह बहुत कम दृष्टिगोचर होते हैं। नगर विन्यास, भवनों की बनावट, मृदभांडों का व्यवहार, विभिन्न उपकरण लगभग एक ही प्रकार के हैं। इसमें तकनीकी आधार पर कोई भी परिवर्तन अथवा सुधार नहीं किया गया। फलस्वरूप एक निश्चित अवधि के पश्चात वे अपना महत्व खो बैठी। इस स्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार पर पड़ा। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विनाश में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है। कोई भी एक कारण इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसी प्रकार क्षेत्र विशेष की अलग अलग परिस्थितियां और क्षेत्र विशेष में नगरों का पतन विशेष कारणों से हुआ। तो इस तरह से यह पतन का जो कारण था उसका विश्लेषण पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।